संध्या के बाबा की मौत के बाद उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। माँ, मैं कहीं नौकरी कर लेती हूँ। तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तुझे कहाँ नौकरी मिलेगी? माँ, मुझे जो भी काम मिलेगा मैं कर लूंगी, सफाई वगैरह भी। देखते हैं, पहले तू काम तो ढूंढ। मीना काम ढूंढने के लिए बाजार में घूमने लगी। दीदी, आपके पास कोई काम है क्या? नहीं है। बाजार में घूमते घूमते संध्या एक ब्यूटी पार्लर आ पहुंची। दीदी, आपके पास कोई काम है क्या? क्या काम कर सकती है तू बेटा? कोई भी छोटा मोटा काम, सफाई वगैरह। अभी तेरी उम्र छोटी है, तू नया काम सीख सकती है। ठीक है, तू कल से मेरे पार्लर में काम पर आ जा। शुरू में तू सफाई का काम कर ले और धीरे धीरे पार्लर का काम भी सीख लेना। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संध्या को काम मिल गया था। वो बहुत खुश थी। घर आकर उसने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई। अच्छा है, तुझे काम मिल गया। अब कम से कम हमें खाने की चिंता तो नहीं रहेगी। हाँ माँ। अगले दिन संध्या पार्लर पहुंची। पहले उसने पार्लर की सफाई की और फिर बैठकर देखने लगी कि शिक्षा कैसे काम कर रही है। संध्या, उस स्टीमर को ऑन कर दे। जी दीदी। शिक्षा संध्या को छोटे मोटे काम देने लगी। कुछ दिनों बाद शिक्षा ने संध्या को काम सिखाना शुरू किया। ये स्ट्रेटनर है, इसे ऐसे पकड़ते हैं और इसका टेम्परेचर लो से मीडियम ही रखना है। हाई पे बाल जल सकते हैं। जी दीदी। संध्या जल्दी जल्दी काम सीख रही थी। एक ही महीने में वो बहुत कुछ सीख गई। बेटा, इनका फेशियल कर दे। हाँ दीदी। संध्या अब काम सीख चुकी थी तो शिक्षा ने उसकी पगार भी बढ़ा दी। ये ले बेटा, इस महीने की पगार। हमेशा से ज्यादा पगार पाकर संध्या बहुत खुश थी। ये लो माँ, इस बार दीदी ने मुझे ज्यादा पगार दी है। अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। तू इन पैसों से तेरे लिए कुछ कपड़े खरीद ले। जी, मैं अपने लिए और आपके लिए भी कपड़े खरीदूंगी। जैसे जैसे संध्या काम सीखती जा रही थी, शिक्षा उसकी पगार बढ़ा रही थी। संध्या भी इस काम से बहुत खुश थी। 2 साल बीत गए। एक दिन जब संध्या घर लौटी तो उसके घर पर कोई मेहमान आए थे। बेटा, ये तेरे दूर के मामा हैं। प्रणाम मामा। प्रणाम बेटा। ये तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाए हैं। वैसे भी तेरी शादी की उम्र हो ही गई है। पर माँ, अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका क्या होगा? तू मेरी फिक्र मत कर, मैं अपना खुद देख लूंगी। तेरे पापा यहाँ होते तो अब तक तेरी शादी हो चुकी होती। तेरे लिए अच्छा रिश्ता आया है, बस तू इसे ठुकरा मत। संध्या ने सोचा और फिर अपनी माँ का मुंह देखकर हामी भर दी। मुकेश एक फैक्ट्री में काम करता है, 12,000 रुपए पगार है उसकी। संध्या को कोई कमी नहीं होने देगा दीदी। ठीक है, आप रिश्ते की बात बढ़ाइए। कुछ दिनों बाद मीना को देखने मुकेश और उसके कुछ रिश्तेदार आए। बहन जी, मुकेश के माँ बाबा को तो गुजरे सालों हुए हैं। मैं उसकी मौसी हूँ, मैं ही उसका ख्याल रखती हूँ। मुकेश के पास अपना घर है और अच्छी नौकरी भी है। आपको रिश्ता मंजूर है तो मुहूर्त देखते हैं। हमें मंजूर है। सब खुश थे। मुकेश और संध्या की शादी का मुहूर्त निकला था और कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। शुरू में सब कुछ ठीक था। मुकेश संध्या का बहुत ख्याल रखता था। आज आपके लिए क्या बनाऊं? आज तो संडे है, आज मैं खाना बनाऊंगा। आप बनाएंगे? हाँ, मैं सालों से खाना बना रहा हूँ, मुझे सब कुछ आता है। तुम आराम करो। संध्या खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला है। उसकी खुशी दुगनी हो गई जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है। कुछ महीने बीत गए और एक दिन मुकेश शराब पीकर घर आया। आपने शराब पी है? हाँ, वो आज मेरे दोस्त का बर्थडे था तो उसने थोड़ी सी पिला दी। संध्या को मुकेश का शराब पीना अच्छा नहीं लगा। फिर तो ये रोज का हो गया था। मुकेश हर दिन घर शराब पीकर ही आता था और अब मुकेश और संध्या में अनबन होने लगी थी। आपको इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं अपने पैसों से पीता हूँ, तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? मुकेश ने गुस्से में संध्या को तमाचा मार दिया। संध्या गर्भवती थी पर मुकेश उसे रोज मारा करता था। 4 महीने बाद संध्या ने घर छोड़ दिया और अपने मायके चली आई। उसने रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ,
अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तेरी भलाई के लिए तेरी शादी की थी। मुझे कहाँ पता था कि तेरे साथ ये सब होगा बेटी। मुझे माफ कर दे। तू अब उस हैवान के पास मत जाना, यही रह जा। संध्या अपनी माँ के घर ही रुक गई। अगले दिन दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे। माँ, मैं सोच रही हूँ पार्लर का जॉब वापस ज्वाइन करूँ। नहीं बेटा, इस हालत में तू नौकरी पे कैसे जाएगी? मैं ही कोई काम ढूंढ लेती हूँ। तभी संध्या को एक आइडिया सूझा। माँ, अगर मैं घर में ही पार्लर खोल दूँ तो मैं घर में अपना ख्याल भी रख पाऊंगी और आपको भी काम करने की जरूरत नहीं। ये तो तू कर सकती है। उसी शाम मीना और संध्या ने बाजार से पार्लर का सारा सामान खरीद लिया और फिर घर के एक कमरे में पार्लर बना लिया और घर के बाहर पार्लर का बोर्ड लगा दिया। पहले ही दिन उसके पार्लर में कस्टमर्स आने लगे। संध्या और मीना खुश हो गई। संध्या अच्छा काम करती थी, इसलिए कस्टमर्स वापस आया करते थे और धीरे धीरे उसका ब्यूटी पार्लर चल पड़ा। गर्भवती होने के बावजूद वो 10-10 घंटा काम किया करती थी। कुछ महीनों बाद संध्या ने एक बेटी को जन्म दिया और फिर अपनी छोटी सी बेटी को संभालते हुए संध्या पार्लर चलाने लगी। संध्या के जीवन में अभी भी संघर्ष था, पर उसके पास एक रास्ता था जिससे वो अपने और अपने अपनों की जिंदगी बेहतर बना रही थी। 5 साल कड़ी मेहनत करके संध्या ने अपना बड़ा सैलून खोल दिया। अब उसकी बेटी भी स्कूल जाया करती थी और वो अपनी माँ के साथ एक बड़े घर में रहती थी। ये उसके लिए बड़ी सफलता थी, लेकिन अब भी उसका संघर्ष जारी है। उत्तराखंड में एक गांव था। वहाँ बिरजू अपने माँ और अपनी पत्नी लता के साथ रहता था। बिरजू एक होनहार और मेहनती लड़का था। पूरे परिवार का ख्याल रखता था। बिरजू अपने परिवार को चलाने के लिए ट्रेन में समोसे बेचने का काम किया करता था। हर रोज बिरजू की पत्नी लता बिरजू को समोसे बनाकर देती। एक दिन बिरजू सुबह सुबह समोसे को लेकर ट्रेन में चढ़ा। समोसे समोसे, गर्मा गर्म समोसे, ताजे ताजे समोसे समोसे। भाई साहब समोसा लेंगे क्या? गरम है। नहीं, मैं समोसा नहीं खाता। मैं डाइट पर हूँ। डाइट पर है? वो क्या होता है? किसी स्टेशन का नाम है क्या? नहीं नहीं, किसी स्टेशन का नाम नहीं है। जब इंसान अपना वजन कम करना चाहता है तो वो डाइटिंग करने लगता है। डाइट पर आदमी कम खाता है। इसका मतलब हम गरीबों का तो हर रोज डाइट चल रहा है। ग्राहकों को समोसे बेचने के बाद बिरजू के पास थोड़े से ही समोसे बचते हैं। शाम का वक्त हो चुका है। बिरजू ने एक आदमी से कहा, भाई साहब आप समोसा लेंगे? थोड़े ही बचे हैं। नहीं भाई, मेरे पास मेरा सैंडविच रखा हुआ है, मैं इसे ही खा लूंगा। ये क्या होता है सैंडविच? जिस इंसान को बाहर का खाना पसंद नहीं आता ना, वो इसे खाता है। ये लो, तुम भी खाकर देखो। वो आदमी बिरजू को एक सैंडविच देता है, जिसे खाकर बिरजू कहता है, ये तो स्वादिष्ट बना है। अब से मैं सैंडविच भी बेचूंगा। समोसे के साथ सैंडविच, दोनों से कमाई होगी। इतना कहकर बिरजू घर चला जाता है और सारी बातें अपनी माँ और पत्नी लता को बताता है। हमें अब समोसे के साथ साथ सैंडविच भी बेचना चाहिए। इससे लोगों की सेहत भी बनी रहेगी और हमारा व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। सेहत का तो ठीक है, लेकिन हम इसे बनाएंगे कैसे? और हमारी आमदनी नहीं हुई तो? लता सही कह रही है। बिरजू बेटे, एक काम करना, कुछ दिन तुम सिर्फ सैंडविच ही बेचना समोसे की जगह। शायद हमारा व्यापार चल जाए। मैं आपको कल से ही सैंडविच बनाकर देने लगूंगी। घर वालों की बात सुनकर बिरजू ऐसा ही करता है और समोसे की जगह सैंडविच लेकर ट्रेन में बेचने चला जाता है और पहले ही दिन थोड़ी कमाई करके घर लौट आता है। आधे से कम सैंडविच बिके हुए देखकर लता और माँ जी ने कहा, निराश ना हो बिरजू, ये तो आज पहला ही दिन है। कल फिर से चले जाना, कल तुम्हारा अच्छा व्यापार होगा। कल की तैयारी मैंने आज ही कर ली है। हम जैसे तरह तरह के समोसे बेचा करते थे, वैसे ही हम कल से अलग अलग तरीके के सैंडविच बेचेंगे। अलग तरीके? कैसी सैंडविच बेचेंगे? कहना क्या चाहती हो? हम कल पहाड़ी सैंडविच बेचेंगे। पहाड़ी सैंडविच यानी ऐसी सैंडविच, इस एक सैंडविच से पूरे परिवार का पेट भर सके, ऐसी सैंडविच। लेकिन बहू, इसका खर्चा हम कैसे देखेंगे? पहाड़ी सैंडविच बनाने के लिए हमें और खर्च करना होगा ना, और अगर व्यापार नहीं चला तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। हमें ये कदम उठाना ही होगा, वरना हम ऐसे ही पछताएंगे। सबके मान जाने पर लता पहाड़ी सैंडविच बनाती है। दूसरे दिन बिरजू पहाड़ी सैंडविच का एक बड़ा सा टोकरा लेकर ट्रेन में बेचने के लिए चला जाता है। सैंडविच, पहाड़ी सैंडविच, जो खाए मुस्कुराए, जो ना खाए वो पछताए।
सैंडविच, पहाड़ी सैंडविच। बिरजू के पहाड़ी सैंडविच पहले कुछ ही घंटों में ही पूरे बिक जाते हैं। वो खुश होकर ये बात घर आकर बताता है और माँ जी सारी शाबाशी लता को देकर कहती है, बहुत अच्छी तरकीब निकाली बहू तुमने, मजा आ गया। धन्यवाद माँ जी, लेकिन ये तो मेरा फर्ज था। समय बीत रहा था। बिरजू के पहाड़ी सैंडविच बहुत प्रचलित हो गए थे। कई बार तो सारे सैंडविच स्टेशन पर ही बिक जाते थे। बिरजू ट्रेन पर चढ़ ही नहीं पाता था। लेकिन बिरजू के साथ एक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बिरजू को पूरे 6 महीने के लिए बेड रेस्ट कह दिया। मानो पूरा परिवार टूट सा गया। माँ जी और लता दोनों ही निराश हो गए। 6 महीने का आराम यानी बेड रेस्ट सुनकर बिरजू और लता के मानो होश ही उड़ गए हो। आपको 6 महीने तक आराम करना है। अगर आपने अपनी रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा जोर लगाया तो खतरा और भी बढ़ सकता है। अपना ख्याल रखिए और ये दवाइयाँ खाते रहिएगा। तभी लता और माँ जी उससे कहते हैं, ये हमारे परिवार में कैसी विपदा आ गई है। बिरजू बेटे, अब तुम ट्रेन में व्यापार करने नहीं जा सकते और इसी का फायदा उठाकर हमारा पड़ोसी किरोड़ी मल वैसी ही पहाड़ी सैंडविच बनाकर बेच रहा है। हमारे पास कुछ ही दिन के पैसे बचे हैं। कुछ पैसे तो हॉस्पिटल के इलाज में ही खर्च हो गए। इतना कहते ही हॉस्पिटल में बिरजू को देखने के लिए स्टेशन मास्टर आ जाते हैं और उन्हें देखकर बिरजू नरम हालत में भी उठने की कोशिश करता है। अरे बैठे रहो बैठे रहो। क्या हाल है बिरजू? जब मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, मैंने सोचा तुमसे आकर मिलूं। मालिक, सब ऊपर वाले की करामात है, वरना मैं आज जिंदा नहीं होता। ए शुभ शुभ बोलो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मैं तुम्हारे पहाड़ी सैंडविच मिस कर रहा हूँ। मेरी तीनों बेटियाँ पहाड़ी सैंडविच बड़े चाव से खाती थी और मैं भी। बिरजू उनकी बात सुन ही रहा होता है कि वहाँ पर लता और माँ जी दवाइयाँ लेकर आ जाते हैं। लता और माँ जी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर स्टेशन मास्टर समझ जाता है कि पैसों की दिक्कत है। आओ लता आओ। लता और माँ, ये लता है और ये मेरी माँ। मैं आपको मिलवाना भूल ही गया। ये हमारे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। इन्होंने हमारी खूब सहायता की है शुरुआती दिनों में। हमें अच्छा लगा कि आप हमारे बेटे से मिलने आए। धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है। मैं बिरजू के लिए एक खुशखबरी लाया था। कैसी खुशखबरी मास्टर साहब? खुशखबरी ये है कि स्टेशन में कई दिनों से एक किताब की दुकान खाली हो गई है। वहाँ का किताब वाला दूसरे बड़े स्टेशन चला गया है। तुम और तुम्हारा परिवार चाहे तो उस दुकान को किराए पर ले लो। वहाँ अपना पहाड़ी सैंडविच का दुकान खोल सकते हो। किरोड़ी मल के नकली सैंडविच खाकर लोग उब चुके हैं। स्टेशन मास्टर की बातें सुनकर मानो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ने लगती है। सब खुश हो जाते हैं और बिरजू और लता कहते हैं, धन्य भाग हमारे, जो ये सहायता आपने हमारी की। जब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ, लता और माँ जी दुकान चला लेंगे। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा, वैसे खुद दुकान पर पहाड़ी सैंडविच बनाकर बेचने लगूंगा। दुकान खुलने से हमारे ग्राहक स्थायी हो जाएंगे और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। नेकी और पूछ पूछ, ये हम जल्दी ही करना चाहेंगे। स्टेशन मास्टर की बातें सुनकर बिरजू स्टेशन पर दुकान किराए पर ले लेता है। लता और माँ जी दोनों पहाड़ी सैंडविच का व्यापार वहाँ करना शुरू कर देती है। किरोड़ी मल के सैंडविच अब कोई नहीं खरीद रहा था। कुछ दिन के अच्छे व्यापार से उन्होंने दुकान का किराया भर दिया और माँ जी ने स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया। बिरजू की तबीयत भी अब ठीक होने लगती है और बिरजू अपनी दुकान पर ठाठ से और बड़े ही गर्व के साथ पहाड़ी सैंडविच बेचता है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।